नमस्कार। सबको बिजली, सस्ती बिजली, इसी को लक्ष्य करके आज कैबिनेट ने ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कुछ बड़े फैसले किए। क्या है वो फैसले, कितने अहम हैं ये फैसले? क्या इन फैसलों से आम आदमी के लिए बिजली की दरें अब सस्ती होंगी? क्या इस फैसलों से सभी तक स्वच्छ और सस्ती बिजली का सपना कुछ और करीब हुआ है? क्या इन फैसलों के बाद अब ऊर्जा क्षेत्र में नया निवेश आएगा? क्या रोजगार के अवसर पैदा होंगे? इन्हीं बुनियादी सवालों के इर्द गिर्द अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे और पूछेंगे सवाल अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ज्ञानेश भारती, जो कि निदेशक हैं ऊर्जा मंत्रालय में। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और इतने शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ हिमांशु वत्स जी भी जो वरिष्ठ संपादक हैं, सीनियर एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आइए सबसे पहले निगाह डाल लेते हैं कि ये जो नीति आई है, जो कि कैबिनेट ने जिसको अप्रूव किया है, पावर टैरिफ पॉलिसी जिसे हम बोल रहे हैं, उसकी चार बड़ी बातें क्या हैं? क्योंकि ये वही चार स्तंभ हैं जिनके जरिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहला स्तंभ आपको बताएं तो 2022 तक सभी तक बिजली को पहुंचाना है और इसके लिए राज्य सरकारों को जो तमाम उपाय हैं वो करना होगा। दूसरा स्तंभ सस्ती बिजली पहुंचाना है। बिजली तो सब तक पहुंचे, लेकिन कैसे वो अफोर्डेबल हो, ये दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ पर्यावरण संतुलन पर ध्यान देना, यानी किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाते हुए बिजली का उत्पादन किया जाए और सभी तक बिजली पहुंचाई जाए। और चौथा स्तंभ जो कि बिजली के जुड़े सभी कारोबार हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे कारोबार के माहौल को आसान बनाया जाए, उसको एक समग्रता में लेते हुए इस पॉलिसी को बनाया गया है। सबसे पहले जो इसका पहला पक्ष जो है कि 2022 तक 24 घंटे सभी तक बिजली पहुंचाई जाएगी। भारती जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। कितना मुश्किल, कितना आसान है ये लक्ष्य? ये लक्ष्य अचीवेबल तो है, मुश्किल है, मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने बताया, आज जो कैबिनेट ने टैरिफ पॉलिसी में काफ़ी अहम अमेंडमेंट किए हैं। ये अमेंडमेंट पीछे भी छोटे छोटे अमेंडमेंट हुए थे, जो 2008 में 2011 में हुए थे, लेकिन जो इस बार का अमेंडमेंट है ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लेके कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दी है। जो 24/7 बिजली की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे सरकार का मैंडेट है और इसको अचीव करने के लिए इस टैरिफ पॉलिसी के माध्यम से हमने सारे रेगुलेटर को रिक्वेस्ट किया है कि जब वो आगे स्टेट डिस्कॉम से और स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्शन करके इस ढंग की गाइडलाइन बनाएं कि 2021-22 तक हर स्टेट में हमारे 24/7 बिजली की उपलब्धता को इंश्योर किया जाए। करेंगे ये रेगुलेटर सुनिश्चित करेंगे आफ्टर हैविंग कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, डिस्कॉम और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। जी ठीक है। हिमांशु जी, वही सवाल आपसे भी कि ये जो सभी तक बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये जो नई पॉलिसी आई है, क्या आपको लगता है कि उससे थोड़ी सी चीज़ें आसान हुई, उस लक्ष्य के थोड़ा सा करीब हम पहुंचे हैं, अगर ये डायरेक्शन सही रहता है तो? डेफिनेटली। जहाँ तक पॉलिसी फ्रेमवर्क का सवाल है, ये एकदम करेक्ट पॉलिसी है। जो सरकार की पॉलिसी है 24/7 पावर फॉर ऑल 2022 तक, ये हमारे देश की हिस्टोरिकली पावर की सिचुएशन इतनी ख़राब रही है कि कई लोगों को लगता है कि ये बड़ा मुश्किल, बहुत ही लग्जरी की बात है, लेकिन ये एक बहुत ही फंडामेंटल बेसिक चीज़ है जो देश के नागरिकों को ज़रूर पहुंचानी चाहिए। और इसमें एक और चीज़ है जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के एक इंटरव्यू में भी बोला था कि वो ये नहीं मानते कि टैरिफ बढ़ाना एक रिफॉर्म है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात उन्होंने बोली है कि बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। हाँ, नहीं, वो बोलते हैं जितनी ज़रूरत है, जो रीजनेबल है, वो चाहे थोड़ी बहुत बढ़ जाए, लेकिन जो अभी तक कई लोगों ने शोर मचाया हुआ था कि रिफॉर्म का मतलब है कि बिजली महंगी कर दो, ठीक है, तो वो उन्होंने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट पहले दिया था। और अभी जो पॉलिसी आई है, इसको आप आइसोलेशन में मत देखिए, जो एक सीरीज ऑफ मेजर्स हैं। पहले उन्होंने कोयले की शॉर्टेज को टैकल किया। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से डिस्कॉम रिफॉर्म के लिए जो योजना बनाई है, और जो बहुत ही डीप कंसल्टेटिव प्रोसेस में स्टेट्स को साथ रखते हुए, आरबीआई, बैंक, सबको साथ ले जाते हुए, तो आई थिंक इस सब का जो कॉम्बिनेशन है, तो जो ब्रॉड फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए था, वो अब रेडी है। इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसीलिए राज्यों को कहा गया है कि आप ये सुनिश्चित कीजिए, ये लक्ष्य बनाइए। मैं वापस आता हूँ आप दोनों मेहमानों के पास। जो आज बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट पर, उन पर निगाह डाल लेते हैं और क्या कुछ कहा गया है इस पूरी पॉलिसी में, उसको समझने की ज़रूर कोशिश की है हमने 2 से 3 मिनट के दौरान। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस चर्चा पर वापस आते हैं।
देश में सुदूर गांवों तक बिजली पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारत सरकार ने बिजली के क्षेत्र में एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने ऊर्जा शुल्क नीति में संशोधन को लेकर ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के 4 बड़े स्तंभ हैं। पहला, 2022 तक हर घर तक बिजली पहुंचाना। दूसरा, सस्ती बिजली पहुंचाना। तीसरा, पर्यावरण संतुलन पर ध्यान देना। चौथा, बिजली के जुड़े सभी कारोबार को आसान बनाना। इस नीति से वैसे राज्यों को लाभ मिलेगा जिनकी बदौलत बिजली का निर्माण संभव हो पाता है, लेकिन उन्हें खुद अंधेरे का दंश झेलना पड़ता है। वैसे राज्य इस नीति का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा नई बिजली नीति में पर्यावरण संतुलन का भी पूरा ख्याल रखने की कोशिश की गई है, जिसके अंतर्गत गंगा या किसी भी नदी के 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले पावर प्लांट को नदी की प्रदूषित जल को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बाध्यता होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निर्माण, स्वामित्व और परिचालन के आधार पर 5000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी दी है। सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य है इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल। हर एक रेगुलेटर को ये कहा गया है कि राज्य सरकार के साथ मिलके वो एक ट्रैजेक्टरी बनाए कैसे और कम से कम समय सीमा में हर घर तक, हर कारखाने तक, हर दफ्तर तक, हर दुकानदार तक कैसे सबको 24/7 बिजली पहुंचाने का उनका रोड मैप क्या होगा, ये उनको जरूरी बना के हमें देना पड़ेगा और हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे। कैबिनेट के एक अन्य फैसले की जानकारी देते हुए फर्टिलाइजर मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि सरकार ने देश भर में कूड़े करकट से खाद बनाने की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए निवेश करने पर कंपोस्ट खाद के निर्माण पर प्रति टन 1500 रुपए की सहायता राशि देने का भी प्रावधान है। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है वेस्ट टू कंपोस्ट का। मिशन 1000 यानी पूरा देश भर में सालाना 62 मिलियन टन वेस्ट बनती है और इस वेस्ट को वैज्ञानिक तौर तरीके से प्रोसेस करने का, यानी कलेक्ट करने का, सेग्रीगेट करने का, प्रोसेस करने का कोई राष्ट्रीय स्तर का मिशन नहीं था। जब हम ये काम पूरा करेंगे 5.4 मिलियन टन हम कंपोस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा औरंगाबाद से झारखंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को 6 लेन में परिवर्तित करने का फैसला भी सरकार ने किया है। राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। चलिए, वक्त कम था लेकिन हमने समझाने की ज़रूर कोशिश की कि क्या कुछ किया गया है बिजली क्षेत्र में, और जिस तरह से अगले 1000 दिनों में भारत के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उस दिशा में शायद मंत्रालय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं भारती जी कि ये काम तेज़ी से चल रहा है? उसके बाद फिर मैं अफोर्डेबल जो सस्ती बिजली है उस पर आता हूँ। नहीं, एकदम आपने सही फरमाया है कि मंत्रालय पूरी कोशिश कर रहा है कि अगले 1000 दिनों के अंदर में कोई भी गांव ऐसा ना बचा हो जहां बिजली ना पहुंचे। और इसकी जो हमारे 2 फ्लैगशिप स्कीम हैं, DDU-GY स्पेशली, उसमें हम हर गांव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, और ये बहुत हाईएस्ट लेवल पे, इवन PMO लेवल पे भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और हमें उम्मीद है कि हर हालत में ये हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप अब हम अफोर्डेबिलिटी पे आते हैं। ये जो सस्ती बिजली पहुंचाई जाए, ये जो लक्ष्य रखा गया, जिसकी बात आपने की कि ये चैलेंजिंग भी होगा, ये जो आज कहा गया है जिसमें कि कुछ नियम बनाए गए हैं एफिशिएंसी को लेकर के, क्या वो सही दिशा में उठाए गए कदम है और उनसे वाकई टैरिफ पर असर पड़ेगा? कि टैरिफ पे तो बहुत असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो सिस्टम है उसमें अगर मैं बिजली की चोरी करता हूँ तो उसका घाटा बाकी के कंज्यूमर्स पूरा करते हैं। ठीक है, तो जहाँ जो भी ऑनेस्ट कंज्यूमर है वो डिसऑनेस्ट कंज्यूमर के लिए भी पे करता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे ही एफिशिएंसी बढ़ेगी सिस्टम में, जहाँ आप बिलिंग इंप्रूव करेंगे, कलेक्शन इंप्रूव करेंगे। दूसरा क्या होता है, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनके पावर प्लांट्स भी हैं, उनके कई परचेजेस होते हैं, टेंडर्स होते हैं, और मतलब कई लोगों की मतलब दुकानें चलती हैं इस पे कि SEB का टेंडर आएगा और उससे इतना पैसे बनेंगे, और उसमें लोग अपने कॉन्टैक्ट्स और काफ़ी कुछ लगाते हैं, और इस सब का जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर देता है। ठीक है,
तो अब आइडिया ये है कि डिस्कॉम रिफॉर्म के साथ साथ जो आज की नीति आई है, इस कॉम्बिनेशन में काफ़ी एफिशिएंसी का स्कोप है। दूसरी बात ये है, अभी इंटरनेशनल क्लाइमेट भी अच्छा है, कोल प्राइसेस कम हो रही हैं, तो जहाँ कोल की कमी है, पहले इंपोर्ट करके कोल बना के बेचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था, इतनी कीमतें ऊपर बढ़ गई थी। तो अगर सिस्टम में इनएफिशिएंसी आए, ट्रांसमिशन लॉसेज आए, कम हो जाए, और जो एक डिस्कॉम्स के पैकेज में कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है कि एक काफ़ी बड़े इंसेंटिव्स हैं, जो स्कीम्स हैं जिनके इन्होंने मेंशन किया, वो है कि आप अगर इसमें प्रोग्रेस करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो बैंक्स आपको आराम से लैंड नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जो ग्राफिक्स का हमारा दूसरा सेक्शन है वो उसको भी हमारे दर्शकों के लिए चलाया जाए और बताया जाए कि अफोर्डेबिलिटी के लिए क्या कुछ किया गया है। ज्ञानेश जी, ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो माइक्रो ग्रिड लगेंगे, ऑफ ग्रिड सोल्यूशन वो क्या है थोड़ा सा समझाएं, और दूसरा जो कोयले के प्लांटों से जो अवशेष से बिजली बनाई जाएगी उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे रिमोट एरिया हैं जहाँ पे ग्रिड नहीं पहुँच पाया। ग्रिड मतलब कि जो बिजली के तार हैं वही नहीं पहुँचे, खंभे नहीं, ठीक है। तो ऐसे आइसोलेटेड जगह, ये कुछ आइलैंड भी हो सकते हैं, पहाड़ी इलाका भी हो सकता है, या ऐसे रिमोट विलेजेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप अपना एक बिजली का कोई ना कोई सिस्टम डेवलप कर सकता है, चाहे वो रिन्यूअल से हो या किसी और तरीके से हो। अब ये माइक्रो ग्रिड आज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हो सकता है कि कल कुछ महीनों में, कुछ सालों में हमारे ग्रिड पहुंच जाए, तो उनकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद ना हो। उसको प्रमोट करने के लिए ऐसे रिमोट एरिया में तो ये हमने प्रोविजन लाने की कोशिश की है, तो उनका पूरा संरक्षण किया जाएगा, उनका संरक्षण रखा जाएगा। दूसरी बात आपने की कि ये कोल वाशी रिजेक्ट वेस्ट प्लांट की क्या बात है। जब कोयला निकलता है तो उसमें से जब कोल की वाशिंग होती है तो उसमें से कुछ रिजेक्ट मटेरियल भी होता है। अच्छा। तो अब ये रिजेक्ट मटेरियल का डिस्पोजल कैसे किया जाए और क्या सही तरीके से किया जाए, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि भाई जब ये कोल वाशी रिजेक्ट है, इसके बेसिस पे भी थर्मल प्लांट लगने चाहिए, मतलब उनसे भी बिजली बनाने का काम बिजली बननी चाहिए। इसके 2-3 बड़े फायदे हैं। अगर आप ये पिट हेड पे या जहाँ पे ये प्लांट लग रहे हैं कोल माइन के साथ में, अगर वहाँ पे ये प्लांट लगते हैं और इस रिजेक्ट को हम वहाँ यूज करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो रेलवे का कंजेशन है, नॉर्मली ये काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन करके दूर ले जाया जाता है, तो एक तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम होगा, दूसरा रेलवे की कंजेशन कम होगी, और सस्ते दर पे जो बिजली देने की हमारी सबसे बड़ी जो हमारा प्रयास है, ये इस मोटिव को फुलफिल करेगा। इसका मतलब जो जहाँ पे कोल प्लांट्स हैं वहाँ पे जो आसपास के गांव हैं उनको बेहतर मतलब या सस्ती बिजली मिल सकती है, और साथ ही साथ एक एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका फायदा होगा। तो ये कोल वाशी रिजेक्ट प्लांट के जो फायदे हैं। चलिए, अब जो तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इफिशिएंसी पे मैं कुछ इफिशिएंसी पे मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा, चूँकि ये काफ़ी अहम डिसीजंस हुए हैं। जैसे एक सबसे बड़ा डिसीजन ये हुआ है कि आज अगर कहीं कोई प्लांट है, आपको मालूम है कि अगर उसको हम एक्सपेंशन करना चाहें तो उसके लिए नए प्रोजेक्ट लगाने में काफ़ी मुश्किल होती है, जमीन नहीं मिलती है, सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट्स है, हमें काफ़ी रेगुलेटरी कंप्लायंस करनी होती है। लेकिन अगर कोई ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है तो उसका एक्सपेंशन करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी हो सकती है, बाकी रिसोर्सेज, सपोज वाटर पाइपलाइन, वो पहले से अवेलेबल होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं सुपरवाइजरी मैन पावर सारे होंगे। तो उसके लिए हमने ये कहा है कि अगर कोई ऐसी प्राइवेट प्लांट है तो वो 100% एक्सपेंशन अपनी जगह पे कर सकता है। अच्छा, हाँ, तो ये भी एक हमारा उद्देश्य है, कहीं ना कहीं सस्ती बिजली का और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का। मैं इसमें एक और एफिशिएंसी के लिए और भी बताना चाहूँगा, जैसे आज फॉर एग्जांपल एनटीपीसी के कई बार एनटीपीसी के सारे डिस्कॉम या स्टेट के साथ एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन कई बार बिजली की शायद जरूरत स्टेट को ना हो, लेकिन वो एनटीपीसी को या जो जनरेटर है उसे समय पे नहीं बताते हैं। तो हमने इसमें एक ये प्रोविजन डाला है कि मिनिमम 24 घंटे पहले सबको अपने जनरेटर को बताना पड़ेगा कि भाई आपको बिजली चाहिए आनी चाहिए जी। और अगर आप 24 घंटे पहले बताएंगे तो जो जनरेटर है उसे मार्केट में पावर एक्सचेंज के थ्रू बेच सकता है। ठीक है। नॉर्मली क्या, अगर आप बिजली लें या ना लें, लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट है तो फिक्स चार्ज हमेशा देना पड़ता है। तो अगर आप 24 घंटे पहले बताएंगे तो वो फिर जनरेटर बाहर मार्केट में बेच सकता है, उससे जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी शेयर्ड अमंग ऑल। तो ये एक बड़ा विन विन सिचुएशन है, जनरेटर के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी और डिस्कॉम के लिए भी। पावर एक्सचेंज पे जो कीमतें बहुत ज्यादा गिर जाती हैं, शायद वो नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो नहीं। पावर टेक्निकल पॉइंट है, वो तो मार्केट फोर्स से डिटरमिन करेगी, बट इससे कम से कम जो पावर आज के दिन में जनरेट नहीं हो रहा है और किसी को जरूरत नहीं है, तो कम से कम जो जनरेटर है मार्केट के थ्रू से बेचेगा, और इट इज टोटली विन विन सिचुएशन सबके लिए।
यानी जी ये स्मार्ट मीटरिंग का क्या फंडा है, स्मार्ट मीटर को किस तरह से लगाया जाएगा और उससे ग्राहकों को क्या फायदा या नुकसान होगा? स्मार्ट मीटर का जैसा आप सभी जानते हैं कि आज टीएनडी लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम स्मार्ट मीटर हर जगह लग जाएगा जहाँ भी हम लगाना चाह रहे हैं और हमारा टारगेट है कि सब जगह लगना है, तो सबसे पहले थेफ्ट रुक जाएगी, चोरी रुक जाएगी। चोरी रुक जाएगी, क्योंकि हम ईच एंड एवरी जितनी भी एक्टिविटी हम सारा मॉनिटर कर सकते हैं। थेफ्ट रुक जाएगा, लॉसेस रुक जाएगा, तो ओवरऑल इट विल बी वेरी इफिशिएंट। ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है हम पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ से बिजली कितनी जा रही है। और एक स्मार्ट मीटर का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं हमारी सरकार का है और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो हम सोलर पे और रिन्यूअल पे इतना हम एम्फेसाइज दे रहे हैं, स्पेशली रूफ टॉप सोलर की भी हम काफ़ी बात कर रहे हैं। तो रूफ टॉप सोलर के लिए स्मार्ट मीटर होना बहुत जरूरी है। उसके साथ नेट मीटरिंग भी हो जाएगी। तो चूंकि स्मार्ट मीटर में वो नेट मीटरिंग की फैसिलिटी भी रहेगी। कितनी बिजली हम सोलर से आ रही है, कितनी हम ग्रिड से ले रहे हैं, तो इसकी सारी अकाउंटिंग के लिए स्मार्ट मीटर इज मस्ट। बिना स्मार्ट मीटर के हम तो ये कर नहीं ये पाएंगे। जो लॉसेस होंगे कितने कम होंगे और क्या उसका फिर से टैरिफ पे असर पड़ेगा? पूरी जो इकोसिस्टम है सर वो कितना एफिशिएंट बनेगा इससे? देखिए, अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक ठाक होती है और जिसमें राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका। हाँ, और क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कई स्टेट्स हैं जो काफ़ी अच्छी तरह से अपने डिस्कॉम्स चला रहे हैं, अपना पावर सेक्टर ठीक देख रहे हैं। सरप्लस हैं, बिल्कुल बहुत सारे स्टेट सरप्लस हैं, बेच रहे हैं और फायदे में हैं। और कुछ स्टेट्स हैं जिसका एग्जांपल पीयूष गोयल जी कई बार देते हैं, जैसे राजस्थान है। हाँ जी, इसका मतलब बहुत ही बुरा हाल है। पिछले 5 साल में शायद 15,000 करोड़ लॉस पहले थे और पता नहीं 80,000 कुछ इस टाइप का। तो स्टेट्स का कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल एफिशिएंसी से लॉस रिडक्शन का मतलब बहुत ही ज़्यादा होप है। अच्छा, एक और चीज़ जो अप्रूव हुई है कि आप डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट टैरिफ चार्ज कर सकते हैं, टाइम ऑफ डे मीटरिंग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पावर मार्केट है कई बार तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी जो बिल है वो हो सकता है 1 महीने में बदल जाए या हर 3 महीने में बदल जाए, उसके जो रेट्स हैं मीटर के। नहीं, वो कुछ हद तक पॉसिबल है, लेकिन द मेन थिंग है जैसे कई बार रात को बहुत ही सस्ती बिजली मिल जाती है। अच्छा, ठीक है, और आपके पास मान लिया वॉशिंग मशीन है, बहुत कुछ है, कुछ गैजेट्स हैं, तो आप उसको रात को चलाइए। आपको दिन के चलाने से हो सकता है आधा रेट लगे उस पर, डिफरेंशियल प्राइसिंग होना शुरू हो जाएगी। आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहेंगे? जैसा इन्होंने कहा एकदम सही फरमाया इन्होंने कि टाइम ऑफ डे का कॉन्सेप्ट भी इसमें लाया गया है। टाइम ऑफ डे का क्या है कि एक पीक आवर है, जैसे शाम को 6 से 10 के बीच में बिजली की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो रेगुलेटरी कमीशन जब टैरिफ फिक्स करती है तो अब वो भी टाइम ऑफ डे के हिसाब से कर रही है। बट नॉर्मली ये टाइम ऑफ डे आज के दिन में केवल इंडस्ट्रियल और एसटी कंज्यूमर के लिए है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा एक दिशा निर्देश टैरिफ पॉलिसी के थ्रू जा रहा है कि टाइम ऑफ डे बाकी कंज्यूमर के लिए भी करना है हमें। तो जैसे इन्होंने बताया कि भाई रात में बिजली, लेट नाइट बिजली बहुत सस्ती होती है, तो अगर हमें ये बात मालूम है और हमारे पास वो मीटर लगा हुआ है तो हम रात में वैसी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि दिन में करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल जो बिलिंग का इम्पैक्ट होगा, स्मार्ट मीटर के साथ में स्मार्ट प्लानिंग भी कर सकते हैं। स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपनी सारी एक्टिविटी की स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, अब हम जो उसका जो तीसरा पक्ष है एनवायरनमेंट पे कैसे फोकस है उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर पहले जो सचिव हैं इस विभाग के, जो नवीनीकरण ऊर्जा के, उनसे मैंने बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि जो आज प्रावधान किए गए हैं उनका मतलब है क्या और क्या इसका दूरगामी परिणाम जो ओवरऑल टैरिफ है उसके ऊपर भी पड़ेगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। आज का जो अमेंडमेंट हो रहा है इसमें तो एक मेजर है कि जहाँ जहाँ सोलर माइक्रोग्रिड पहले थे, जहाँ ग्रिड नहीं था वहाँ ग्रिड काम, सोलर माइक्रोग्रिड काम करता था और जब ग्रिड आ जाता है ना वो चला जाता था, मतलब उसको बंद हो जाता था। अभी एक पॉलिसी हो रहा है कि जब ग्रिड आ जाएगा दे विल बी फ्रेंचाइजेस, जो पहले कंपनी चल रहा है वहाँ उनको निकाल नहीं देंगे, उनको रखेंगे, वो फ्रेंचाइजी होंगे, उनका कुछ राइट प्रोटेक्शन रहेगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा और जो छोटे छोटे कंपनीज ऑफ ग्रिड में काम कर रहे हैं उनका नंबर भी ज़्यादा हो जाएगा। ये एक मेन ये है। दूसरा ये तो कि सोलर का जो अभी बताया गया कि जो नए प्रोडक्शन होगा वो RGO जो जनरेटर्स बनाएंगे वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि सोलर से तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वो सोलर मिक्स करेंगे। और ये भी जो सोलर का जो ट्रांसमिशन चार्जेस वगैरह पहले तो था नहीं, अभी रिन्यूएबल का भी अलग कर दिया। बट सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सोलर RPO जो होता है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, वो 8% कर दिया अभी। चलिए, तो शायद अब इसका मतलब ये होगा कि जो राज्य सरकारें अभी सोलर पावर केवल 3% अपने पूरे डिमांड का लेती हैं, उनको अब ज़रूरी होगा 8% लेना, और इसलिए जो सोलर पावर है उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये मैं ठीक कह रहा हूँ या हाँ, ये जो RPO बढ़ाया गया है उसका यही मतलब? जो सोलर
जी। जनरेशन है उनको एक मार्केट मिल जाएगा। और पहले तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग बात थी जब सोलर टैरिफ्स थे 18 रुपए 16 रुपए 10 रुपए। जी, जी, जी। अभी कल परसों जो टेंडर खुले हैं 4 रुपए 34 पैसे 4 रुपए 35 पैसे की सोलर बिजली बिक रही है। और इसको आप अगर कंपेयर करें जो कुछ नए थर्मल प्लांट्स कोल बेस्ड लगे हैं जी जी वो इससे ज़्यादा भी चार्ज करते हैं। ऑल्दो एनटीपीसी तो 1.5-2 रुपए के बीच में कई प्लांट्स हैं, लेकिन सोलर प्लांट्स जो हैं क्योंकि उनका कॉस्ट भी इतना कम हो गया है पावर का, और साथ में उससे क्या होता है कि जो आरपीओ है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है उसको मीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। ठीक है। और जैसे जैसे डिस्कॉम्स की हेल्थ इंप्रूव करेगी वो और अच्छी तरह इसके साथ अबाइड करेंगे। क्योंकि अभी तक क्या है कि स्टेट डिस्कॉम्स कुछ ऐसे हैं जिनका इतना बुरा हाल है कि अगर पावर प्लांट से बिजली खरीद के कंज्यूमर को बेचते हैं उस पूरे ट्रांजैक्शन में उनको घाटा है, क्योंकि महंगी खरीद रहे हैं और सस्ता बेच रहे हैं। बिल्कुल। और उसके ऊपर आप बोलिए कि अब और महंगी सोलर खरीद और वही उनकी सेहत को और बिगाड़ता हुआ चला जाता तो है। उनसे रेजिस्टेंस था। तो अब एक तरफ से आप डिस्कॉम का हेल्थ ठीक कर रहे हैं, ऊपर दूसरे साइड से सोलर टैरिफ कम हो रहे हैं, और जो सोलर एनर्जी आ रही है उसके लिए मार्केट आ रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक ये बहुत ही एक पॉजिटिव चलिए स्टेप ज्ञानेश है। जी, मुझे आखिर वही हो रहा है जिसका मुझे डर था, वक्त की कमी है। लेकिन अगले 2 से ढाई मिनट में अगर आप ये समझा पाएँ तो एनवायरनमेंट के लिए क्या कुछ किया गया, और फिर उसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जोड़ दीजिए क्योंकि अब वक्त। ओके, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए इस अमेंडमेंट्स में हमने कई प्रोविजंस लाए हैं। आरपीओ आरजीओ की बात अभी जैसे सेक्रेटरी एमएनआरई ने की, हिमांशु जी ने की। इसके अलावा इन्वायरमेंट के नाम पे एक हम वेस्ट टू एनर्जी की बात की। ये एक बहुत बड़ा मिशन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन भी को भी अचीव करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। और ये एक अनुमान जो एक डाटा हमारे पास है उससे ये लगता है कि अगर हम जितनी वेस्ट हमारी जनरेट होती है अगर हम उससे एनर्जी बनाने की बात करें तो करीबन 500 मेगावाट से ज़्यादा एनर्जी हम बना सकते हैं। और जैसा आपको मालूम है आज सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट जो है वेस्ट डिस्पोजल की, कहीं पे जगह नहीं है। वेस्ट का डिस्पोज ऑफ कहाँ करें, चाहे बड़े शहरों की बात कर लें या छोटे शहरों की बात कर लें। तो इस पॉलिसी से हमने ये कहा है कि अगर कोई भी आदमी वेस्ट से अगर एनर्जी बनाता है तो वो एनर्जी कंपल्सरली जो डिस्कॉम है उसको खरीदेगी, और उसका जो भी कॉस्ट होगा, और कॉस्ट आज के दिन में रेगुलेटर ने एक अपर सीलिंग भी डिसाइड कर दिया है सीआरसी ने, तो उस कॉस्ट के नीचे उसको मतलब उस सीलिंग के तहत डिस्कॉम इसको नेसेसरली खरीदेगा और वो पूरा पास थ्रू होगा, वो कंज्यूमर से फिर अकॉर्डिंग रिकवर भी की जाएगी। तो नॉट ओनली हमारा ये एनर्जी जनरेट करेगा बट ऑल्सो करीबन जो पोटेंशियल है लगभग 54 लाख मेट्रिक टन कंपोस्ट भी जनरेट हो सकता है। जो हमारे देश में आज फर्टिलाइजर की कमी की बात है, तो ये भी काफी हद तक इस गोल को लेकर के भी और वेस्ट पे एक छोटी सी चीज मैं और बोलूंगा, क्योंकि अगर आप उसको डिस्पोज नहीं करते, एक तो जहाँ वो पहाड़ बन जाता है पर्यावरण उसी से बहुत पोल्यूशन होता है, उसको जलाओगे तो और ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है कि वो रॉ मटेरियल बन जाता है किसी और चीज़ के लिए। सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग में 1 मिनट और लूँगा। हाइड्रो का, क्योंकि हाइड्रो का क्या है कि हाइड्रो जो पावर प्लांट होता है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, करीबन 50 साल 60 साल। तो अभी तक जो लॉन्ग टर्म पीपीए था करीबन 35 साल के लिए होता था। तो इसमें हमने अब ये दिया है कि जो डिस्कॉम है या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको 15 साल के लिए और ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, तो ये एक इससे क्या है जो सस्ती बिजली की बात है, क्योंकि प्रोविजन इसमें नहीं जाना पड़ेगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं कंप्लायंस, बट वो चॉइस डिस्कॉम का होगा 15 साल का एक्सटेंशन का। क्योंकि हाइड्रो की जो बिजली की रेट होती है ना बाद के वर्षों में चूंकि ऑलमोस्ट डिप्रिसिएशन हो जाता है, बैंक के लोन रिकवर हो जाते हैं, तो काफ़ी सस्ती हो जाती है। तो ये एक है। अब सर 1 मिनट है हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या है कि जैसे सपोज करें चेंज इन ड्यूटी, आज क्या है कई नए तरह के टैक्सेस आ सकते हैं, ड्यूटी जा सकती है, तो उसका ऑटोमेटिक पास थ्रू नहीं है। उसके लिए हर बार जो जनरेटर है उसे कमीशन में जाना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, लिटिगेशन होता है। तो इसके तहत हम ये लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस ढंग की ड्यूटीज टैक्स या सेस हो उसकी ऑटोमेटिक चेंज इन लॉ के तहत कवर हो और ऑटोमेटिक उसको रेगुलेटर पास थ्रू दे। ज्ञानेश जी मुझे माफ़ कीजिएगा, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। चूंकि आपने पॉलिसी बनाई है इसलिए आपसे मैं मैंडेट नहीं पूछूंगा। 30 सेकंड अगर मैं आप आज की जो बड़े फैसले हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं, आपका लास्ट वर्ड सर। देखिए, जैसे पहले बोला था ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कन्वेंशनल पावर और सोलर रिन्यूएबल पावर दोनों के लिए। ठीक है, कन्वेंशनल पावर के लिए क्योंकि एफिशिएंसी के लिए स्टेप्स हैं और इसको आप ओवरऑल पिक्चर में देखिए अभी तक क्या क्या फैसले लिए गए हैं। ग्रीन एनर्जी के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अच्छा, क्योंकि इंडिया का जो प्लान है 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी डालने का,
इसको जब अनाउंस किया था तो दुनिया भर में कंसल्टेंट्स यही बात कर रहे थे कि क्या हो गया इंडिया को, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और अभी ग्लोबली इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है सोलर एनर्जी के लिए, जो एक काफ़ी ऑपोजिट सिचुएशन है। पहले जब कन्वेंशनल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, कोल की बात थी तो इंडिया बहुत पीछे ऑलमोस्ट हाथ फैला के लोगों से मांगता था कि भाई थोड़ा सस्ता तेल दे दो, कुछ दे दो। अभी इंडिया का लीडरशिप पोजीशन है, तो ये एक बहुत ही ड्रामेटिक टर्न अराउंड है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो आज के फैसले लिए गए हैं, जैसे जिसमें माइक्रोग्रिड प्रमोट हो रहा है, जिसमें रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन ठीक हो रहा है, जो पहले डिस्कॉम्स ठीक करने की बात हुई थी, तो ये एक ओवरऑल ब्रॉड फ्रेमवर्क सपोर्टिव पॉलिसी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो एक समग्रता में पूरी पॉलिसी को लिया गया है और सभी तक बिजली पहुंचे और सस्ती पहुंचे, उसकी एक ज़रूर कोशिश की गई है। एक कदम ज़रूर हम आगे बढ़े हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।